हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम 3.3 के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है 3.3 में, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो हमें एक टॉपिक दिया गया है कि आव्यूह का परिवर्त, है ना, कि इस एक्सरसाइज 3.3 में हमें आव्यूह का परिवर्त, साथ ही साथ इसके गुणधर्म और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में चर्चा करनी है। क्लियर है? तब हम क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले देखते हैं इसके आव्यूह का परिवर्त, है ना। आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, है ना, या आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आव्यूह का परिवर्त, अगर मैं ये बात मान लूँ, है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। अगर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि यदि क्या होगा, यदि ए कोई आव्यूह, है ना, यदि ए इज़ इक्वल टू, यदि ए इज़ इक्वल टू ए आई जे जिसका क्रम m क्रॉस n है ना, यदि ए इज़ इक्वल टू ए, जो यदि हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि आव्यूह ए इज़ इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n क्रम का कोई आव्यूह हो तो, है ना, कोई आव्यूह हो तो इसकी पंक्ति को स्तंभ, है ना, पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में, है ना, पंक्ति के रूप में लिखने पर, है ना, लिखने पर हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है, हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि यदि एक आव्यूह ए है हमारे पास, है ना, यदि आव्यूह ए जिसका क्रम m क्रॉस n है, क्रम का कोई आव्यूह हो तो इसकी पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखने पर हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है ना, हम यानी कि हमने पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया और स्तंभ को पंक्ति में लिख दिए, तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसे या तो हम अगर कोई आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात कर रहे थे तो उसको ए डैश बोल सकते हैं, या इसे हम ए पावर टी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए पावर टी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे ए डैश या ए पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, इतनी बात क्लियर रखना है। ठीक है, इसे ए डैश या ए पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं, है ना, मैं क्या कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, और कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर दिया है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, या तो आप इसको ओनली 6 तक रखो, क्योंकि इसमें और एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया कि ए इज़ इक्वल टू क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? एक मेरे पास देख लो 2 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। अब मैं इसे यदि इसका ए परिवर्त निकालूंगा, मतलब ए डैश निकाल दूंगा मैं। ठीक है, इसका परिवर्त निकालने, है ना, ए का परिवर्त इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, यानी जो पंक्ति उसको स्तंभ में, तो 1 2 3। क्लियर हो गया? देखो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में चेंज कर दो, 4 5 6। ये कितने क्रम का हो गया बेटा, ये हो गया 3 क्रॉस 2 क्रम का हो गया। ये क्या हो गया कि 3 क्रॉस 2 क्रम का हो गया। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि ए का परिवर्त निकालते हैं तो जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में, और जो स्तंभ होते हैं वो पंक्ति में बदल जाते हैं। क्लियर है? तो इससे हमको कुछ बातें याद समझ में आ रही कि पहली बात हमको क्या समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। पहली बात हमको ये समझ में आ रही है कि यदि कोई आव्यूह ए इज़ इक्वल टू, अगर ए आई जे जिसका क्रम m क्रॉस n है, तो इसका परिवर्त क्या निकलेगा, ए डैश, है ना, ए डैश परिवर्तन निकल जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई होगा। अब यहाँ पर देखो
ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्तंभ को रिप्रेजेंट, अब ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा, उल्टा हो जाता है। और इसका जो क्रम भी उल्टा होगा, n क्रॉस m हो जाता है। देख लो 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 हो गया, तो यानी इसका क्रम भी चेंज हो जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है बेटा कि दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि यहाँ पर एक बात ये हो जाती है कि जो पंक्ति अगर आव्यूह है ना, पंक्ति आव्यूह किस में बदल जाता है, तो आप देखेंगे अगर बात करूँ कि पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह किस में बदल जाता है बेटा, स्तंभ आव्यूह में बदल जाता है ना, स्तंभ आव्यूह में बदल जाता है, स्तंभ आव्यूह में बदलेगा। ठीक है, देखो ये पंक्ति आव्यूह था, स्तंभ आव्यूह में बदल गया। और थर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं कि स्तंभ आव्यूह किस में बदल जाएगा, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बदल जाता है बेटा पंक्ति आव्यूह में। ठीक है, पंक्ति आव्यूह में। ये आप थोड़ी बहुत बातें याद रख लीजिएगा। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि पहली कंडीशन हो गई कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n क्रम का है तो n क्रॉस m क्रम का हो जाएगा, अगर मैं इसका परिवर्तन निकालूंगा तो। अगर पंक्ति आव्यूह है तो उसका स्तंभ आव्यूह हो जाएगा, और स्तंभ आव्यूह है तो उसका पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक, अब हम इसके बात कर लेते हैं बेटा गुणधर्म। अब क्या बात करने वाले हैं, गुणधर्म की, किसके गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुणधर्म की। अब गुणधर्म, ठीक, तो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होंगे, तो ध्यान से देखो, कुछ कंडीशन नहीं लिख रहा हूं मैं गुणधर्म की। पहली कंडीशन की बात करते हैं, यदि मैं किसी भी आव्यूह के परिवर्त का यदि परिवर्त निकाल दूं, है ना, किसी भी आव्यूह के परिवर्त का यदि परिवर्त ज्ञात करते हैं तो हमें आव्यूह प्राप्त हो जाता है। क्लियर, इस बात को याद रखना, मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी आपको क्या बात याद रखनी है कि यदि कोई भी मेरे पास अदिश राशि है और उसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होकर के अगर उसका परिवर्त है तो वो परिवर्त किसके बराबर हो जाता है, के ए परिवर्त के इक्वल हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्रमांक, यदि a प्लस बी का अगर परिवर्त दिया है, यदि a प्लस बी का हमें क्या है परिवर्त दिया है, तो हम a प्लस बी के परिवर्त को a का परिवर्त धन b का परिवर्त लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन इक्वल होती है। थर्ड कंडीशन आपको याद रखनी है कि यदि a और b का परिवर्त, है ना, a और b का परिवर्त किसके बराबर होता है बेटा, b के परिवर्त और a के परिवर्त के इक्वल होता है। क्लियर, कि a b का जो परिवर्त होता है वो b के परिवर्त और a के परिवर्त के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन को समझेंगे, इसको क्लीन कर दे, है ना, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, और देखते हैं कि क्या ये जो गुणधर्म दिए हैं क्या ये सही है ना, इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बेटा हमारे पास 20, है ना, एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है कि यदि a इज़ इक्वल टू ये दिया गया 3√2 एंड 2 एंड 4 2 0। ओके, ये एक हमारे पास आव्यूह a दिया है, तथा अगर आव्यूह b देखें तो b क्या दिया है हमारे पास, ये दिया गया है 2 -1 2 1 2 4। क्लियर, ये दे दिया गया हमारे पास। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, तो हमें निम्नलिखित को सत्यापित करना है। यहाँ पर 3 कंडीशन दे दी गई है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाली दी गई है, फोर्थ वाली नहीं दी है। चलो फोर्थ को भी हम बना के देखेंगे। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर ये भी याद करना है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। ये याद तो नहीं करना है, बट इसको भी हम देख लेते हैं प्रूव करके। ठीक, तो देखो अगर मैं यहाँ a, अब देखो a का अगर हम परिवर्त निकालते हैं तो a डैश हो जाएगा, है ना, a डैश क्या होता है, a का परिवर्त हो जाता है। अब देखो अगर मैं a डैश निकालूंगा बेटा, तो मैंने बोला था पंक्ति को स्तंभ में लिखना है, मतलब 3√2 एंड 2। अभी सेकेंड पंक्ति सेकेंड स्तंभ में बदल जाएगा तो 4 2 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका a का परिवर्त निकालो, मतलब a डैश पर होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से पंक्ति, अब देखो पंक्ति को स्तंभ में लिखना है मतलब 3 4, फिर सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ मतलब √2 2, फिर थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ लिखना है मतलब 2 0। और देखो कि ये जो a डैश का जो डैश है, यानी a के परिवर्त का जो परिवर्त है वो a के इक्वल दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो पहली कंडीशन तो प्रूव हो चुकी, पहली कंडीशन प्रूव हो चुकी। क्लियर, ठीक, देखते हैं बेटा सेकंड, है ना। सेकंड क्या कहा उसने कि अगर मैं किसी भी, है ना, अगर मैं किसी अचर राशि की अगर मल्टीप्लाई कर दूँ a में, ध्यान से देखो,
अगर मैं k इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो कंडीशन ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं माना, सेकंड कंडीशन कर रहे हैं ये सेकंड कंडीशन के लिए, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना k इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम 2, है ना। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब k इज इक्वल टू 2 होगा तब देखिए, जब k इज इक्वल टू 2 होगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये देखो इस टर्म की बात करते हैं, मतलब k मतलब कि हो जाएगा k इंटू ए इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू 2 तो 2 और a की वैल्यू कितनी है तो हो जाएगा 3√2 2 4 2 0। ओके चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 2√2, फिर ये हो जाएगा 2 4 एंड 8, ये हो जाएगा 4 एंड 0। ओके अब देखो ये हो जाएगा के ए निकाल दी हमने, अब के ए का परिवर्त निकाल देते हैं तो इज इक्वल टू, पंक्ति को स्तंभ में, तो मतलब 6 2√2 एंड 4 हो जाएगा 8 4 और 0। ठीक है, पंक्ति को हमने किस में बदल दिए, स्तंभ में बदल दिए, तो मतलब के ए का परिवर्तन निकल गया। अब मैं बात करूंगा कि अगर एक ये जो परिवर्त है ना कि के, ये इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब हम बात बोलते हैं कि ये अगर ए इनवर्स यानी ए परिवर्त निकाल देते हैं, ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त क्या होगा, ए क्या दिया था ये था, ए का परिवर्त कितना होगा, देखो निकाल के रखा था ना मैंने, ए का परिवर्त ये निकाल के रखा था, तो कितना था 3 था, √2 था और 2 था, 4 था, 2 था और 0 था। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसमें अगर k का मल्टीप्लाई करता हूँ, k मतलब ये k, और k की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 लिया था ना मैंने, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 2√2 होगा और ये 4 होगा, 8 हो जाएगा, 4 होगा और 0 होगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए कि क्या कंडीशन हो रही है, देखो दोनों को देख रहे हो तो सेम है, दोनों को देख रहे हो तो सेम दिख रहा है आपको, मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इक्वल है। जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं, और ये देखो कंडीशन नंबर सेकेंड भी क्या कर दी इसने, फुलफिल कर दी। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो चुकी है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए थर्ड टॉपिक देखते हैं, क्या कहता है कि a प्लस बी ऑफ होल डैश, है ना, मतलब a प्लस बी का परिवर्त किसके बराबर होता है, a के परिवर्त धन b के परिवर्त के इक्वल होता है। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले a और b को आप ऐड कर दीजिए। ओके तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, ऐड कर दूँ सीधे सीधे, अब ऐड करते तो सभी को बनता ही बनता होगा। देखो 3 + 2 6 5, 3 + 2 कितना होता है 5, √2 -1 हो जाएगा तो √2 -1। अब देखो 2 + 2 4, 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4 एंड 0 + 4 4। ओके अब ये हो गया a प्लस बी। अब हम बात करेंगे कि a प्लस बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू, अब a प्लस बी ऑफ होल डैश मतलब क्या हो जाएगा कि इसका परिवर्त a प्लस बी का परिवर्त हो जाएगा, मतलब पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति होगा, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 5 √2 -1 एंड 4, ये हो जाएगा 5 4 4। क्लियर हो गया, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड कंडीशन के लिए कि a का परिवर्त धन b का परिवर्त, मतलब a का परिवर्त निकालो सबसे पहले। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं a डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 √2 एंड 2 4 2 0 एंड b का परिवर्त देख लेते हैं तो b डैश इज इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा 2 -1 2 एंड 1 2 4। क्लियर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो अब कितना हो जाएगा a डैश प्लस b डैश, मतलब a का परिवर्त धन b का परिवर्त, चलो a का परिवर्त धन b का परिवर्त मतलब संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5, फिर √2 -1 तो √2 -1 ही रहेगा ये, फिर 2 2 4, फिर 4 1 5 2 2 4 एंड ये 0 था, तो 0 + 4 कितना होगा 4 होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ना ये फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर अगर सेकेंड को देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे इक्वल हो जाएंगे, मतलब a प्लस बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये भी प्रूव हो चुका है। क्लियर हो गई, हमारे पास इसका थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो चुका है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका लास्ट टर्म ये वाला, ठीक, ये गुणधर्म वाला, हम ना लास्ट टर्म देखते हैं फोर्थ, यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं फोर्थ टर्म।
जो जो दिया इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक। देखो ए और बी का परिवर्तन तो निकाल चुके हैं, तो ये वाली कंडीशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डेस ए डेस इज इक्वल टू, चलो बी डेस की वैल्यू बताओ, तो ये 2 - 1 और ये 2, फिर कितना है 1 2 4, एंड ए डेस की वैल्यू कितनी है, तो ये दिया गया ए डेस की, तो 3/√2 2 एंड 4 2 एंड 0। ओके, चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना होगा, तो देखिए ध्यान से देखो। अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्या हो रहा है, टर्म देख लो ध्यान से, इसमें कितनी पंक्ति, 1 2 3 3 पंक्ति, यानी 3 क्रॉस 2 क्रम का है। इसमें कितने पंक्ति है कि 3 6, तो 3 क्रॉस 2 क्रम का है। क्या देखो इसमें जो इतने हिस्सा में उतनी पंक्ति है नहीं, तो क्या इनमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं, नहीं, तो भैया फोर्थ कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब एक अदर एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, तो आप प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मेरे पास a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू, अगर हम बात करें कि 3 4 0 एंड 1। ओके, चलो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। तब हम सबसे पहले a इंटू बी निकालते हैं बेटा, ठीक। तो a इंटू बी इज़ इक्वल टू कितना होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 2 3 4 इंटू 3 4 0 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो यहाँ निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 है ना, 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 0 0। ओके सॉरी प्लस 0, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब 1 इंटू 4 4 एंड 2 इंटू 1 2। ओके, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 0 ज़ा 0 एंड 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये 9 एंड आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक। तो हम ये हो गया a इंटू बी निकल गया। अब a इंटू बी निकला तो a b का परिवर्तन निकाल देते हैं, तो इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 6 9 एंड 16। इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। अब क्या काम करेंगे हम कि सबसे पहले b है ना, b का परिवर्तन निकालते हैं और a का परिवर्तन निकालते हैं। चलो तो हो जाएगा a का परिवर्तन निकाल दो, तो a का परिवर्तन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, और अगर b के परिवर्तन की बात करें तो b का परिवर्तन क्या होगा, ये होगा 3 4 0 एंड 1। क्लियर। तब हम b का परिवर्तन इंटू a का परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा, b के परिवर्तन की बात करते हैं तो ये 3 0 4 1 एंड इंटू a का परिवर्तन कितना है 1 3 2 4। क्लियर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 0 2 जा 0। अब देखो 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 प्लस अब कितना हो जाएगा 0 4 जा 0। ओके, अब क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म देखो ये 0 है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 प्लस 4 2 1 2 जा 2, उसके बाद देखो 4 3 जा 12 प्लस फिर कितना हो जाएगा 1 4 जा 4। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 9, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 16। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है कि ए बी ऑफ 4 डेज इज इक्वल टू बी डेज इंटू ए डेज, और देखो ये हमारी फोर्थ कंडीशन आ रही है, ठीक। मतलब ये चारों गुणधर्म इसमें सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं कि सममित तथा विषम सममित अवयव। अब सममित और विषम सममित अवयव क्या होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम पहली बात कर लेते हैं, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सममित है ना। सममित की बात कर लेते हैं कि सममित क्या होता है। तो सममित अवयव की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा
कि एक वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह A इज इक्वल टू Aij सममित, है ना, सममित आव्यूह कहलाता है ना, सममित आव्यूह कहलाता है यदि, एक कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि A का जो इन्वर्स होगा वो A ही होगा। यदि A का इन्वर्स A होता है तो A जो होता है वो सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं 3x3 क्रम के आव्यूह की बात कर लेता हूँ, क्योंकि 2 क्रम का आव्यूह थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर मैंने कहा कि अगर ये 1 2 एंड -3 है एंड ये हो गया 4 5 एंड 2 है, 4 5 एंड 2 है, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखो, अगर चेंज करना है मुझे, मतलब सॉरी ये क्या होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक, ये -3 होगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 0। देखो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया एग्जाम्पल में, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर A की, है ना, तो एक मैट्रिक्स A माना मैंने और मैट्रिक्स क्या है 1 2 -3 0 2 2 ऐसे 0 सॉरी 2 5 2 एंड -3 2 0 ये दिया है। अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूँ, परिवर्त निकालूंगा तो क्या हो जाएगा परिवर्त, देखो रो को कॉलम में लिखो तो 1 2 3 -3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा तो 2 5 2 एंड -3 2 एंड 0। क्या देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, सेम दिख रहे हैं। जब दोनों सेम है मतलब कि जो एक होगा वो सममित आव्यूह होगा। A कब सममित होगा? क्या बोला है कि एक वर्ग आव्यूह A सममित कहलाता है यदि A जो क्या होगा, A का जो परिवर्त होता है वो A के इक्वल हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक, तो परिवर्त आव्यूह होगा। इसी प्रकार से सेकेंड अगर हम बात करें किसकी, विषम सममित की, है ना, विषम सममित आव्यूह की, तो विषम सममित आव्यूह क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि एक वर्ग आव्यूह A Aij विषम सममित कहलाता है। अब ये क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाता है यदि क्या होगा, यदि A का परिवर्त किसके इक्वल हो जाए, जो आव्यूह रहता है उसके निगेटिव के इक्वल हो जाए, तो क्या कहलाता है आपका ये परिवर्त, क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित कहलाता है। क्या बोला कि एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित कहलाता है यदि A का परिवर्त किसके इक्वल हो जाए, A के बोलो, है ना, यानी मतलब कि -A के इक्वल हो जाए। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि A इज इक्वल टू, इसको हमने कहा 0 0 0, इसको बोला A B C एंड इसको -A, है ना, इसको बोल दिया -A -B और ये -C हो गया सपोज। तब देखो कि हम इसका परिवर्त निकालेंगे, है ना। अगर मैं ये बात करूँ कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव -A था, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। या आप ये बोल दो कि A इज इक्वल टू ये टर्म है। अब देखो कि इसका A का क्या निकाल दो, परिवर्त निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A B, उसका देखो ये हो जाएगा -A 0 C, है ना, -A 0 क्या हो जाएगा C होगा, उसका देखो -B -C एंड 0 होगा, क्लियर। अब देखो कि इसको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A डैश। अब देखो ना ये क्या हो रहा है, ये टोटल क्या है, अगर इसको देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं सभी में से माइनस साइन कॉमन कर देता हूँ, माइनस साइन कॉमन करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 A B -A 0 C -B -C एंड 0, यही टर्म होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -A, यही तो लिख सकते हैं यार, लिख सकते हैं -A। मतलब कि कब होगा कि यदि एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित कहलाता है, कब, यदि कि A डैश इज इक्वल टू -A, और हमने एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझा भी दिया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है बेटा कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस A डैश तथा सममित आव्यूह तथा, है ना, के लिए A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह तथा A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। क्लियर है? देखो प्रमेय को अच्छे समझते हैं।
क्या बोला, ए वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव, वास्तविक अवयव मतलब क्या होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एलिमेंट जो जितने भी होंगे वो वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं। इसको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि हल है ना, क्या बोलेंगे इसमें जो व्युत्पत्ति निकालेंगे है ना, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति बोल सकते हैं इसके, उपपत्ति क्या होगी उपपत्ति। उपपत्ति में देखो कि मान लेते कि माना x इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ठीक है, a प्लस ए डैश। तब देखिए अगर मैं दोनों पक्षों का परिवर्तन निकालूं तो ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश ऑफ होल डैश हो जाएगा। बात समझो ना, मैंने क्या करा कि मान लिया कि x कोई मैट्रिक्स है और ये x इज इक्वल टू हमने माना कि a प्लस ए डैश, तब मुझे प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश क्या है, सममित है ना, एक सममित अवयव है। तब मैंने क्या काम किया कि दोनों पक्षों का परिवर्तन ले लिए, क्लियर है। तो x डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश ऑफ होल डैश, क्लियर। तब हम क्या करेंगे बेटा कि इज इक्वल टू, इसको देखो अब कोष्ठक हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा प्लस ए डैश ऑफ होल डैश, क्या हो जाएगा, चूंकि हमने पढ़ा था कि a प्लस बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, क्लियर है। अब देखिए इज इक्वल टू, अब ए डैश तो ए डैश ही रहेगा प्लस, अब क्या हो जाएगा ए डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू ए हो जाता है, चूंकि हमने ये भी पढ़ा था कि ए डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था कि नहीं। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ऐसा नहीं लिखते हुए ऐसा लिख दूँ कि ए प्लस ए डैश, क्योंकि क्रमविधि में नियम का पालन करेंगे, तब इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या माना था, एक्स माना था, तो एक्स मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो चुका है, अतः यह क्या है, अतः यह एक, मतलब कि अतः हम कह सकते हैं अतः ए प्लस ए डैश एक कैसा है, सममित अवयव है ना, सममित अवयव है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना सममित अवयव के लिए क्या पढ़ा था कि ए डैश इज इक्वल टू ए होगा तभी सममित अवयव होगा, इसलिए हमने एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स निकाल दिया, मतलब ये सममित है, क्लियर। अब देखो सेकेंड टर्म, अब मैं y मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a माइनस ए डैश, यही दिया है a माइनस ए डैश, चलो ठीक, दोनों का परिवर्तन निकालो तो a डैश इज इक्वल टू a माइनस ए डैश ऑफ होल डैश, क्लियर, इज इक्वल टू, अब क्या काम करेंगे बेटा, दो तो इसका क्या करेंगे कोष्टक में अंदर लेंगे तो हो जाएगा a डैश माइनस ए डैश ऑफ होल डैश, क्लियर। अब इज इक्वल टू, ये तो a डैश रहेगा माइनस ये हो जाएगा बेटा a, कैसे होगा, तो हमने पढ़े थे वही कारण जो अभी लिखा था, चूंकि a डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a, क्लियर। तो देखिए इज इक्वल टू, अभी इसमें से अब मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को कॉमन करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और इसको लिखेंगे a माइनस ए डैश लिखेंगे। अब देखो ना ये y इज इक्वल टू हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि y इज इक्वल टू माइनस, सॉरी y डैश चल रहा है ना, y डैश, तो क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस, अब ये किसकी वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, मतलब ये हो जाएगा y। तो देखिए y डैश इज इक्वल टू माइनस y आ गया और ये किसके लिए कंडीशन थी, विषम सममित अवयव के लिए। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि अतः a माइनस ए डैश एक क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा या है, क्लियर है। तो देखिए प्रमेय नंबर आपका फर्स्ट ये हो चुका है, क्लियर, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तब देखो मैंने मान लिया कि माना x इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, क्लियर है। अब दोनों पक्षों का परिवर्तन लिया तो a डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश ऑफ होल डैश, देखो दोनों का अब ये क्या कोष्टक हटाऊंगा तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ए डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, तो मैंने ए लिख दिया। अब देखो ये इसको आगे पीछे कर दिया मैंने, है ना, क्रमविधि में लगा दिया, तो ये x की वैल्यू थी तो x आ गया, तो x डैश इज इक्वल टू x हो गया, अतः एक सममित अवयव हो गया। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन किया। देखते हैं बेटा प्रमेय नंबर 2, क्लियर, क्या कहता है कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक वर्ग अवयव ले लेते हैं हम a, है ना, ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल में कैसा करने वाले हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू, क्या मैं इस, अब देखो मैंने मान लिया ना कि माना a क्या है, वर्ग अवयव है, ये ऐसा लिख लो ना कि माना a एक वर्ग अवयव
है। ठीक, तब हम क्या बोलेंगे कि a इज इक्वल टू, क्या इसमें a को ऐसा लिख सकता हूँ a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ। अरे a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू कितना होता है, a ही होता है। अब मैं बोलता हूँ प्लस, इसको लिख देते हैं a/2 माइनस a/2, इसका मैं डेस लगा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो ही होगा, मतलब a के बराबर होता है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a/2 प्लस a/2, फिर प्लस a/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं a/2। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसको हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, देखो दोनों को अगर हल किए तो a प्लस a/2 प्लस, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे a माइनस a/2। अब हम बात करेंगे कि प्रमेय नंबर 1 से। अब देखो प्रमेय नंबर 1 से, प्रमेय 1 से क्या होता है कि a प्लस a क्या कहलाता है, बोलो a प्लस a एक सममित अवयव है, ठीक, और a माइनस a क्या बेटा, विषम सममित अवयव है। तो बोला था ना कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों को के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब a प्लस a एक सममित अवयव है और a माइनस a एक विषम सममित अवयव है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि a प्लस a/2 एक सममित अवयव होगा तथा a माइनस a/2 एक विषम सममित अवयव होगा। और ये योग दिया है, मतलब इसको योगफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। यही हमारा क्या होगा, प्रूव हो चुका। थ्योरी नहीं लिखूंगा मैं, थ्योरी आपको बता दिया। क्या बताया कि प्रमेय नंबर 1 से क्या हो रहा है कि a प्लस a एक सममित अवयव है तथा a माइनस a एक विषम सममित अवयव है, इसीलिए a प्लस a/2 एक सममित अवयव होगा तथा a माइनस a/2 एक विषम सममित अवयव होगा। और प्लस दिया है मतलब योग दिया है, मतलब कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के रूप में हमने किसी एक वर्ग अवयव को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 22, अवयव b इज इक्वल टू, जो अवयव दिया गया हमारे पास, अवयव b को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 22 दिया है, इसे हमें क्या करना है कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभी हमने प्रमेय नंबर 2 देखा था, क्लियर। तो प्रमेय नंबर 2 में हमने क्या किया था कि कोई भी अवयव था, कोई वर्ग अवयव था, उसे हमने सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में देखा था। तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर b दिया है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, b इज इक्वल टू b प्लस b/2 प्लस b माइनस b/2 इस रूप में व्यक्त करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे व्यक्त करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको b' निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालेंगे, b', क्योंकि b' की ज़रूरत है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलमों को रो में रिप्रेजेंट करें, मतलब 2 -2 एंड -4 -1 3 एंड 4 1 -2 एंड -3। क्लियर हो गया, b' हो गया। तब हम बोलेंगे कि b प्लस b' इज इक्वल टू, b की वैल्यू देखो ये है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3 प्लस, अब क्या हो जाएगा b' की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 -2 3 -2 एंड -4। ठीक है, -4 4 एंड -3 दोनों को ऐड कर देंगे हम, इज इक्वल टू, ये होगा 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 4 2 एंड -3 -3 -6। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि b प्लस b'/2 की, तो इज इक्वल टू b प्लस b'/2 कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिख दूँ, पहले /2 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो /2 ऐसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा, ये होगा 4 -3 -3 -3 6 एंड 2 -3 2 एंड -6। ओके, इज इक्वल टू, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम, एंड -3/2
एंड -3/2, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 एंड -3/2 1 एंड -3। ओके, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम देखेंगे तो हो जाएगा b माइनस बी डैश इज इक्वल टू, अब देखो b की वैल्यू रख दो पहले, तो वही b की वैल्यू 2 - 2 एंड 4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, क्लियर, एंड माइनस बी डैश। अब बी डैश की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या है 2 - 1 1, ठीक, -2 3 -2 -4 4 -3, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इज इक्वल टू, चलो अब इक्वल टू निकालेंगे तो 2 माइनस है ना, 2 माइनस माइनस 2 0, ठीक, 0 हो गया। अब -2 माइनस माइनस प्लस तो मतलब -1, अब कितना हो जाएगा 4 - 1 3, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 4 तो नेगेटिव था ना, किस में, बी में, यस, माइनस, तो कितना होगा -4 - 1 कितना हो जाएगा, -4 - 1 ये हो जाएगा -5, ठीक है, -1 + 2 1 3 0 एंड 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा प्लस तो 6, फिर 1 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 5 एंड माइनस 6 हो जाएगा एंड -3 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 0, ठीक। तो ये क्या हो गया b माइनस बी डैश, तो आप क्या करेंगे अब यहाँ पर b माइनस बी डैश अपॉन 2 निकाल दीजिए, तो इज इक्वल टू 1/2 ऐसे राइट करेंगे। अब b माइनस बी डैश की वैल्यू 0 - 1 5, 0 - 1 5, क्लियर। अब कितना हो जाएगा 106 एंड 5 - 6 एंड 0, क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि हम क्या लिख सकते हैं इसको अपॉन 2, अब देखो इज इक्वल टू क्या काम करोगे, इसको लिखो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई तो मतलब 0 -1/2 5/2, ये हो जाएगा 1/2 0 और ये होगा 6/2 मतलब कितना हो जाएगा 3 और ये 5/2 फिर -6/2 मतलब -3 और ये कितना होगा 0, ठीक। अब दे दो इसको समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, तो मतलब समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब ऐड करके लिख दो, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, b प्लस बी डैश अपॉन 2 की वैल्यू कहाँ गई है, कितना है 2 - 3/2, 2 - 3/2 -3/2, क्लियर। अब ये -3/2 3 1 एंड -3/2 1 -3 प्लस, ठीक। अब सेकंड वाले को ऐड कर दो, इसी रूप में लिख रहे हैं ना हम, कितना हो जाएगा सेकंड वाले को ऐड करेंगे तो 0 -1/2 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। अगर देखो हमने सही लिखा है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सही लिखा है या गलत लिखा है इसके लिए देख लेते हैं, क्या ये b के इक्वल है, देख लो b के इक्वल दिख रहा है कि नहीं यार, तो ये b इज इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए इसको, ऐसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि b प्लस बी डैश अपॉन 2 प्लस b माइनस बी डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या b आता है, देखो b आना चाहिए, b वाली कंडीशन, तो देखो यहाँ ध्यान से 2 + 0 2 -3/2 -1/2 मतलब क्या हो जाएगा -2 होगा, फिर -3/2 5/2 तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक, आया 1 है 4 हो गया, सॉरी कितना है माइनस है प्लस, आप ऐड कर दो ना कितना हो जाएगा 5, हाँ रॉन्ग हो गया, कैसे कैसे रॉन्ग हुआ, 5/2 नहीं होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा तब आएगा, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, -5, ओह हमने ये लिखा था,
माइनस तो माइनस माइनस, ठीक, देखो हो गया। अब तो कितना हो जाएगा, माइनस तो -4 होगा, ठीक। अब कितना होगा, -3/2, 1/2 कैंसल आउट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, -1 होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, -1 होगा। फिर देखो 3 + 0 3, 1 + 3 4, -3/2 5/2 कितना हो जाएगा, तो -3/2 5/2 तो 2, और 2/2 मतलब 1, एंड 1 - 3 -2 एंड -3 तो -3 आ रहा है हमारा अब भी, -2, ठीक ठीक ठीक। चलो ये भी आ गया, = B, मतलब हमने जो लिखा है आंसर उस राइट है। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक अब लिखेंगे बस, क्योंकि अपने व्यक्त करने बोला है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।